डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास, प्यारे साथी। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित बीपीएससी जो है वो जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करा रही है, जिसको आप TRE 3 बोल रहे हैं, उसी से संबंधित PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान संबंधित हम लोग सॉल्व पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। याद रखिएगा, जो बीपीएससी परीक्षा लेने वाली है वो उसका जो लेवल होगा कंसेप्ट बेस्ड होगा, ना कि आपका रूट लेवल या नॉलेज लेवल पे, न रटन विद्या वाली फैक्ट बेस्ड नहीं होगा। क्योंकि आप पिछली बार का पेपर देख सकते हैं। हाँ, जो इससे पहले पेपर हुआ था वो हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं था। लेकिन आगे आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी वो बीपीएससी साफ कर दें कि हम अपना लेवल डाउन नहीं करेंगे। कट ऑफ आपको पार करना है, उसके बाद आप मेरिट में आएंगे। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उसको दिन 1 2 3 बार अवश्य देखें और एक बार उसको सॉल्व करें, बेहद जरूरी है। और जो भी आपके टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है, तो एक बार तुरंत उसको पढ़ लीजिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर आप यूपी पीजीटी के आधार पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे या तैयारी करें तो भूल जाइए आप, क्योंकि यूपी पीजीटी ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज लेवल पे या रटने वाली प्रवृत्ति पे है, फैक्ट पे है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को देखें तो उसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और तमाम इस पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व पेपर है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत और विचार संबंधित है कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है। जो इसे आप जो तृष्णा कह सकते हैं। देखिए, शब्द का हेरफेर बीपीएससी ऐसे ही करेगा। कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। हम अभी बता दे रहे हैं। आप एक बार बार डिमांड करते हैं कि कौन सा बुक है, कौन सा, बिल्कुल नहीं। कोई सा बुक अगर ये कहता है कि हम करा देंगे तो क्यों, तो सब लोग उसी को पढ़ के हो जाते। प्लीज़ आप चिंता छोड़ दें, बस आपको ये कंटेंट ये जैसे सपोर्ट में है, केवल आप अपना देख सकते हैं। ये जैसे ये TLM जैसा आप सहायक सामग्री के बतौर यूज़ करते हैं ना, आपकी जो टीचिंग उसको और बेटर बनाने के लिए, बस ये है। बाकी तो आपका अंततः वही काम है जो आपने कितना सीखा है, तो उसी आधार पर इसको भी समझिए। तो शब्दों पे और समझ विकसित करेंगे। तो जो इस नया शब्द आया सामने, तो भी देख लीजिए। इसका मतलब जो तृष्ण वर्ग है, तो बुभुक्षा शब्द प्रयोग निम्न से किस वर्ग के संदर्भ में किया है, तो याद रखिए वो शिल्पकार के लिए किया है। इसका व्याख्या देख सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। चूंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। तो ये आप इसके जो व्याख्या हैं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचारक के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य जो है, व्यवहार में ये तो जो श्रेष्ठ राज्य जो आइडियल स्टेट प्लेटो का है वो आदर्शवादी है, लेकिन जो अरस्तु का राज्य का सिद्धांत वो व्यवहारिक रूप में है। तो याद रखिएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको इसको मैच करना है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो जो आपका तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे पहले सिद्धांत देने वाला आपका मैकियावली था। और सहमति जो सिद्धांत है वो आपका लॉक का है। और व्यक्तिवादी सिद्धांत सबसे पहले आपकी बात करने वाले, व्यक्तिवाद की बात करने वाले हॉब्स हुए। और स्वतंत्रता का सिद्धांत जीन रूसो का है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न जोड़े से सही मिलान कौन सा नहीं, कौन सा मिलान सही नहीं, इसमें कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, सही है। नव मानववाद का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा, इनसे भी प्रश्न आया था एम.एन. रॉय के द्वारा पिछली बार। गाँव के पुनर्गठन के विचार की बात जेपी करने वाले हैं, सही है। और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार B.R. अम्बेडकर, ये मार्क्स का सिद्धांत है, न कि अम्बेडकर का। तो ये डी सुमिलित नहीं है, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। बेहद आसान सा प्रश्न है। तो ये जॉन लॉक का पुस्तक है।
1690 में लिखे गए। निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये न्याय का जो सिद्धांत समझौतेवाद यानी आधुनिक रूप में समझौतावादी या जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले जॉन रॉल्स हुए। क्वेश्चन नंबर, इनकी पुस्तक है, देखिए आपको याद रखना चाहिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दो तलवारों का सिद्धांत सेल्सबरी के द्वारा दिया गया, सही है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जॉन रॉल्स और अरस्तू भी है। अंतर्विरोध का सिद्धांत माओ का सिद्धांत है। लेकिन नव मानववाद का सिद्धांत, नव मानववाद का विचार सिद्धांत, ये आपका एम.एन. रॉय का सिद्धांत है, इसलिए डी सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 8वां प्रश्न है कि चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की? तो जो प्रसिद्धीय जो कंसिलियरी मूवमेंट था, तो उसने ये कहा कि जो चर्च की सरकार इस बात पर है कि जब तक सरकार बनी रहेगी जब तक कि लोगों की सहमति है, आम सहमति है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकासक्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र में विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण क्या है इसका? तो ये कथन तो आपका सही है। कारण देखिए, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र की एक मात्र अनुकूल व्याख्या है। कथन और कारण सही है, लेकिन जो आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। यह राजनीति का विषय है कि कौन क्या और कब कैसे प्राप्त करता है। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये पुस्तक भी है किसकी? हेराल्ड लासफेल्ड का ये कथन भी उनकी पुस्तक भी है। ये देखिए इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में ये देखिए, हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ होगा, हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये वाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। तो संवैधानिकवाद जो पश्चिमी अवधारणा है, यानी विदेश खासकर आपका यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, तो उसमें संविधानवाद का क्या तात्पर्य है? तो एक तो विचारधारा उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं करता है, जैसे कि भारतीय आप में जो संविधान है उसमें नहीं, या आपका जो एशियन कंट्रीज उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ रूल ऑफ लॉ, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत की वकालत होती है। ये पश्चिमी लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? ये पेरेटो का सिद्धांत है, शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदर्शवाद आधारित है। तो आदर्शवाद किस पर आधारित है? तो आदर्शवाद इतना नैतिकता की प्रधानता या नैतिकता पर ज़्यादा फोकस करता है या बल देता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, डी। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं, नियामक राजनीति सिद्धांत का कृत्य विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? तो जो नियामक राजनीतिक सिद्धांत है, देखिए ये व्यवहारवाद है। आपसे पूछा किसके बारे में? जो नियामक मतलब जो रेगुलेटरी थी, ये परंपरावाद, इसका विरोधी सिद्धांत कौन सा हुआ? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद में जब संशोधन हुआ तो उसी को पोस्ट व्यवहारिज्म या उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। और दोनों का जो विचारक है डेविड स्टन एक ही है, ये कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर ए राइट आंसर होगा। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। और नियामक राजनीति सिद्धांत का कृत्य विद्रोही जो सिद्धांत है व्यवहारवाद है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, यानी किस संघीय राज्य के निकट है जो भारत की संघीय व्यवस्था है? तो कनाडा की सबसे निकट है। व्याख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत की संसदीय व्यवस्था से कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं? भारतीय संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व है, न्यायिक सर्वोच्चता है और संघवाद, तीनों है, लेकिन शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। ये अमेरिकी शासन प्रणाली की व्यवस्था है, न कि भारतीय की। तो ऑप्शन सी होगा। अब वीडियो पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत कब आया?
किस लिए आया? तो सामाजिक विज्ञान में जो व्यवस्था सिद्धांत हो जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से राजनीतिक विज्ञान में आया। तो ये प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आने का क्रम क्या है? तो ऑप्शन दे देगा जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब चीज़ें इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना जो द्वितीय सदन है, ब्रिटेन का जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा, उसी को बोलते हैं सबसे पुराना द्वितीय सदन है। क्वेश्चन नंबर 19, लुसिन पाइक के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन कौन से हैं? राजनीतिक विकास के जो संकट हैं वो हैं, तो ऑप्शन देखिए, एक तो लुसिन पाइक के अनुसार राजनीतिक विकास के जो संकट है, एक तो है कि वैधता है, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है और सशक्त लोकमत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है या उसका मिश्रण है? तो भी आपको याद रखना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों का मिला जुला संगम है या उसका मिला जुला रूप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति में किसने बांटा है? तो आपकी जीन ब्लॉन्डेल जो है उन्होंने दलीय या जो पार्टी सिस्टम है उस पर गहन अध्ययन किया और उनको उसने कैटेगराइज किया, उसका विभिन्न आधारों पर क्या किया, वर्गीकरण किया। तो उसमें जीन ब्लॉन्डेल है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग संविधान है? ये तो आपको पता ही कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अमेरिका के जितने भी स्टेट हैं कुल 50 राज्य हैं। पूर्व में जो सबसे पहले जब गणराज्य की स्थापना हुई या संघ की स्थापना हुई तो उस टाइम 13 थे, अब वर्तमान में 50 हैं। तो इसमें से अधिकतर राज्य जो हैं इनका अपना अपना अलग अलग संविधान है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है कि जस्टिस फजल अली, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 3 सदस्य था, 1953 बना और जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपको याद रखना चाहिए, फजल अली तो अध्यक्ष थे लेकिन उसके जो सदस्य थे, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, 3 सदस्य था ये, फजल अली तो इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए वो सी राजा गोपालाचारी हुए। अगला प्रश्न है 25, कि निम्न से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किसका अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा और योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग का स्थान ले लिया है उसका अध्यक्ष होता है। लेकिन वित्त आयोग की संवैधानिक संस्था है, इसका एक अलग से वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन वित्त जो डी होगा वो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ये आपको हमेशा याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 56 और 61 है उसमें इस बात की व्यवस्था या उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए? ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा याद कभी नहीं भूलना। जो 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष तक बढ़ाई गई थी, कब, किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो 5 साल का कार्यकाल था, 5 साल का कार्यकाल था, अब उसकी जगह 6 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसी समय ये ऐसा हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ये आप वीडियो पॉज करके इसकी व्याख्या जरूर आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। किसके अनुमोदन से राज्य के मंत्री पर अभियोग लाया जा सकता है? तो अनुमोदन किसका होना चाहिए, यानी उसके पद को कौन हटा सकता है? केवल राज्यपाल। अनुच्छेद 154 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सामाजिक रूप में सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? तो सामाजिक रूप में सबसे उन्नत राज्य जो है वो आपका केरल है। कथन और कारण देखिए कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ये कथन आपका सही है। कारण देखिए, क्योंकि राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, उसकी सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 और 32 है, इसको मैच करना है आपको। पीवी नरसिम्हा राव, ये एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा किए गए विदेश नीति में एक परिवर्तन या कोई नया सिद्धांत। देखिए, जो पीवी नरसिम्हा राव जो है, तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, इन्होंने पूर्व की और देखो की नीति अपनाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने जो वास्तविक संलग्नता यानी जो रियल नॉन अलाइनमेंट था, इसको फॉलो किया मोरारजी देसाई ने। ये भी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो है, आप लोग को पता ही पोखरण तृतीय से संबंधित है। और राजीव गांधी का बेहद महत्वपूर्ण कार्य था, 6 राष्ट्रों का एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन कराया हुआ है। तो देखिए आंसर, ये मैचिंग है, यहाँ मैच है, आप इसको नोट कर ले सकते हैं या ध्यान से देख सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई कहाँ पे? तो अमेरिका में इसको विषय के रूप में सबसे पहले उत्पत्ति माना जाता है लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन जो है अमेरिका में सबसे पहले बतौर विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। और इसका जनक आपको पता ही, फादर ऑफ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोक प्रशासन का जो जनक है वो वुडरो विल्सन है। और उस समय तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपके ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर भी थे और जोड़े भी थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा है? तो लोक प्रशासन का अध्ययन का जो प्राचीनतम दृष्टिकोण है वो है आपका दार्शनिक उपागम या जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया है? ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। कौन से विचारक लोक प्रशासन में जो पब्लिक प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें अंतर करते हैं और अंतर कौन से विचारक नहीं करते हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो जो आपका निजी में स्पष्ट अंतर करने वाले कौन? पॉल एच चैपल, ये कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन था, लेकिन दोनों में क्या है अंतर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 9 लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई, यानी जो एनपीएम न्यू पब्लिक, जो एनपीए था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीएम एक होता न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो एनपीए जो है यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पर सबसे पहले जो पुस्तक संपादित हुई थी फ्रैंक मैरनी के द्वारा प्रकाशित हुई थी, उनकी टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो ग्रुप पर्सपेक्टिव 1971 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हथॉर्न प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें क्या कहा गया? ये प्रश्न भी जो खासकर एल्टन मेयो का जो हथॉर्न एक्सपेरिमेंट है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी जितने एक्सपेरिमेंट हुआ है उनका कार्यकाल भी पूछ लेता है। तो कौन क्या कहा गया उन्होंने? तो हम उसको मानव ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या मानव संबंध सिद्धांत बोलते हैं। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखिए कि निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, तो अनौपचारिक इनफॉर्मल जो ग्रुप जो टाइम पीरियड होता है वो नहीं है। बाकी प्रतिदिन कार्य योजना और स्थिति मानक है और कार्यविधिक मानक है, तीनों सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? तो सामान्य तो स्टाफ सूत्र को प्रकार के स्टाफ में विभाजित करने वाले हैं आपके एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को क्या कहते हैं? तो जो उत्तरदायित्व जब होता है, एक अधिकारी जब अपने से नीचे के अधिकारियों को आदेश देता है और जब नीचे का अधिकारी ऊपर वाले अधिकारी का आदेश को पालन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? पद सोपान या हायरार्की बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रजातंत्र में लोक सेवक को लोक नीति के कारण नियमन के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, यानी कमिटेड होना चाहिए, शासक दल की विचारधारा के प्रति नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण से समाविष्ट है। तो जो उसका सत्ता का जो मैक्स वेबर 3 प्रकार की सत्ता की बात करता है उसमें कौन सा समाविष्ट है? एक वंशानुगत है और वंशानुगत नहीं, पारंपरिक है और चमत्कारी और लीगल रेशनल है, यानी वैध विवेक संगत जो सत्ता है, 3 प्रकार की सत्ता बात करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? तो शक्ति संतुलन यानी जो बैलेंस ऑफ पावर है, जिसको आप बीओपी बोलते हैं, कि सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? तो उसका लक्ष्य है यथापूर्व की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 44 है, शांति प्रस्ताव की कार्य सूची संबंध रखती है। तो शांति प्रस्ताव की जो कार्य सूची का संबंध रखती है वो राष्ट्रमंडल देशों से, ये संयुक्त राष्ट्र से है, जो आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मैटर था, उसमें इनने शांति का एकता प्रस्ताव लाया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 19 ये आपको याद रखना, ये जो 1950 का जो कोरिया संकट है उस समय का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रकृति का वस्तुपरक कानून। प्रकृति का वस्तुपरक कानून जो है एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, जिसको अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? जो प्रकृति का वस्तुपरक कानून, जो भी मनुष्य है उसका जो कानून है, प्रकृति का वस्तुपरक कानून का ही एक भाग है। तो कौन से सिद्धांत है? तो यथार्थवादी का जो सिद्धांत दिया गया मॉर्गनथाउ के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्यापारिक राज्य ट्रेड स्टेट जो है के सिद्धांत को व्यक्त किया किसने? व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को व्यक्त करने वाले आपके रोजक्रॉम्स है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं किसके विरुद्ध? तो यथार्थवाद का जो सिद्धांत है उसका जो केंद्रीय वस्तु है क्या है? शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ ही आसपास घूमता रहता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पुस्तक आपको याद करनी है कि मॉर्गनथाउ की पुस्तक है हंस मॉर्गनथाउ की कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन। कई लोग इतना ही याद करते, लेकिन कई बार आपसे पूछा है कि उसका पुस्तक का पूरा नाम क्या है, तो याद होना चाहिए। तो द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। 48 देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कथन और कारण संबंधित है कि वशीकरण राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल किया है। कुछ मामलों में सही है, कोई राष्ट्र राज्य अप्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अभी मूल के रूप में चल रहा है। ये कथन भी आपका सही है, कथन ए और अर्थ तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 49 देखिए, निम्न घटनाओं के सही कालक्रम अनुसार को पहचानना है। कौन कौन सी घटना है जो कालक्रम के अनुसार कौन सी है कौन सी नहीं है, तो जो सही कालक्रम के अनुसार उन्हीं को पहचानना है। नेक्स्ट है कि तेहरान सम्मेलन, उसके बाद याल्टा सम्मेलन हुआ, फिर पोट्सडैम सम्मेलन हुआ और फिर आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शांति संधि हुई। तो जो इसका सही आंसर होगा ये राइट आंसर होगा। ये व्याख्या आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर हैं उनके कालक्रम को पहचानें। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे जब कालक्रम में आते हैं तो आपसे जानबूझ के गलती करवाने की जाती है। आप तो 1-2 पढ़ लेते हैं, मान लीजिए 10 है 9 है तो कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को विशेष तौर पे याद रखा जाता है। और ये कुछ क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो जस के तस बीपीएससी में आने की पूरी संभावना रहती है। वो क्या होता है उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, लेकिन उसको भी आप देखना है। नए प्रश्न कैसे बन सकता है उसको भी आपको देखना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी बुक के पीछे मत भागिए, किसी चैनल के पीछे मत भागिए जब तक आप स्वयं को मतलब कि पढ़ाई को ऑफलाइन मोड में मदद नहीं करेंगे तो आप यूट्यूब पे भी देखते रहेंगे, उसका असर नहीं होगा। यूट्यूब पे आप देखिए लेकिन उसको व्यवहार में भी लागू कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, सॉल्व पेपर को सॉल्व कीजिए, ये मेरा कहना है। और प्लीज़ आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पास मौका बहुत बढ़िया है, ज़्यादा मुकाबला इस बार नहीं है। कट ऑफ को पार करेंगे, 4-5 नंबर कट ऑफ से अधिक रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाली भर्ती में जितने ही धुरंधर लोग थे, काबिल लोग थे, वो सब लोग सिलेक्शन ले लिए हैं।
तो यानी जो लोग स्टेट क्वालिफाई हैं उनकी नौकरी आप तय मानिए। तो जो ये कालक्रम के अनुसार पूछना जाता है इसलिए ताकि आप पूरे मतलब कि एक तो जानबूझ के गलती करें और ये भी टेस्ट किया जाता है कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं। तो जो इसका आंसर होगा ये सबसे पहले ट्रिवली डैगमरसोल्ड यूथार्ड और कुर्तवाल्डे। तो ये आप इसको आंसर सन के साथ साथ देख सकते हैं। और ये महासचिव कार्यकाल याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन राष्ट्रपति कौन बने सबसे पहले, स्पीकर का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमेशा याद रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे BPSC TRE 3 के तहत पॉलिटिकल साइंस के लिए मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर हम इसको सॉल्व किया। आप इसे अच्छे से देखिए और तैयारी एक सेट की तैयारी पक्की कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।